नमस्ते दोस्तों, शैला शाह के साथ चाय पे बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानी मानी डॉक्टर से मिल रहे हैं जो डॉक्टर बनने से पहले एक्टिंग का शौक रखती थी, जो बचपन में प्रोफेशनल ड्रामा में काम कर चुकी है, पर पिता की इच्छा से एक्टिंग छोड़ डॉक्टर बन गई। हम मिल रहे हैं वेरी प्रोफेशनल, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, ऑलवेज स्माइलिंग एंड केयरिंग गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजाता वाघ से। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर सुजाता, गुड इवनिंग। हेलो शैला, आप सबको मेरी नमस्ते। आपका स्वागत है आज की चाय पे। सबसे पहले डॉक्टर सुजाता, आपने गायनेकोलॉजी क्यों चुना? मैं सच बोलूं शैला, गायनेकोलॉजी से पहले मेरा शौक था एक्टिंग का। और एज 8 से मैं स्कूल में एक्टिंग करके आई हूँ। स्कूल ने मुझे बढ़ावा दिया और मैं छोटे छोटे ड्रामा में काम करती गई। फिर जब मैं 13 साल की हो गई, तभी स्कूल ने वो मेरा टैलेंट देख के एक बहुत बड़ा ड्रामा किया था जिसका नाम था कौंतेय। उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। वो लिखा था विवा शिरवाडकर ने, और तभी के ज़माने में कौंतेय ड्रामा किया था दुर्गाबाई खोटे ने। उन्होंने कुंती का रोल किया था, जो रोल मुझे दिया गया स्कूल में। और हर शनिवार रविवार हम रिहर्सल्स करते थे। वो ड्रामा इतना हिट गया, और तभी मैं जस्ट 13 या 14 साल की थी। एक शो में कोई एक डायरेक्टर वो ड्रामा देखने आए और उन्होंने मुझे नोटिस किया। वो ड्रामा के 8 दिन बाद वो डायरेक्टर सीधा मेरे घर पे आए ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने मेरे पापा को बोला कि मैं आया हूँ एक स्टूडियो, जाना माना स्टूडियो था तभी का, वी शांताराम जी का, मैं वहाँ से आया हूँ। तो एक छोटी फिल्म है, मैं सुजाता को वहाँ लेना चाहता हूँ। और मैं अंदर बेडरूम में थी, सुन रही थी, मुझे बाहर आने को मना कर दिया। उस जमाना ऐसा था कि तभी माँ बाप नहीं मानते थे कि ये बॉलीवुड या ये ड्रामा और ये बच्चों के लिए अच्छी बात है। एक्टिंग का करियर नहीं माना जाता था। सो मे बी दैट वाज द रीजन कि आपके पिताजी ने आपको मना कर दिया हो सकता है एक्टिंग में, और यू वर टू स्मॉल टू टेक द डिसीजन। सो हमारे लिए अच्छा हुआ कि हमें बहुत ही टैलेंटेड गायनेकोलॉजिस्ट मिल गई है। सो जब पहली बार आपने फर्स्ट पेशेंट के बच्चे को जन्म दिया, तभी आपके हाथों में कुदरत ने वो नेम जब दी है कि एक जीते जागते इंसान को आप हाथ में ले रही है, एंजल मेरे हाथ में भगवान तो ने दिया। वो आपकी फीलिंग्स तब की कैसी थी? मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती वो फीलिंग्स। समबड़ी, कोई अपने हाथ में जो ऊपर से आया है और हाथ पैर हिला रहा है, जोर जोर से रो रहा है, मैं क्या करूं? स्किन, वो ब्लडी होते हैं पूरे, हर बार एवरी किड इज अ ब्लडी। So you have to clean the baby properly, hold in hand, and immediately you have to give the baby ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अच्छा, माँ के पास तुरंत ही देते हैं। हाँ, पहला जो होता है कोलेस्ट्रॉल, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो तुरंत माँ के छाती पे लग जाता है, और आप उनको सिखाते रहते हो कैसे पकड़ना है, बाद में बर्पिंग कैसे करना है। बट एट दैट टाइम यू मस्ट बी इन अ वेरी यंग एज। तो आपको भी तो आना चाहिए कि कैसे। तो ये सब कॉलेज में सिखाते हैं? हाँ, वो सब कॉलेज में सिखाया जाता है। राइट। और मैं और एक बात करना चाहती हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक था, मैंने पहले ही बताया, और मुझे काफ़ी एक सबसे बड़ा ऑफर था, श्यामची आई करके वेरी फेमस ड्रामा था मराठी में। तो उसके भी डायरेक्टर हमारे घर आए थे। वो कौंतेय ड्रामा देख के ही सब लोग मेरे घर आया करते। तभी भी मैं इतनी रोई जब मेरे पिताजी सुजाता, आर यू टुडे इन
दिस थिंग कि आपको अफसोस हो रहा है कि मैं थोड़ा गायनेकोलॉजिस्ट सा। क्यों बन गई, मुझे एक्टिंग में जाना था? नहीं, एक बात हो गई, जब भी मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था तभी मेरा एक्टिंग का शौक भी पूरा हो गया। अच्छा। तभी मैंने इंटर कॉलेजिएट ड्रामा मोनो एक्टिंग में बहुत प्राइजेस लिए। ओह वेरी गुड। सो आई डिड बोथ, दोनों चीजें की, एक्टिंग एज वेल एज पढ़ाई। सो लकी टू गेट बोथ। Yes. डॉक्टर सुजाता, एक और मैं सोच रही हूँ कि पेशेंट की सोनोग्राफी होती है, राइट? और ये अभी के ज़माने में, पहले का तो पहले से है कि आपको 5वें 6ठे महीने पे एबनॉर्मलिटी पेशेंट की पहले से पता चल जाती है? 12वें वीक में जब पहली सोनोग्राफी होती है तभी बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। अच्छा। 12th वीक में, 12th वीक यानी 2 महीने के 3 periods महीने में। पूरा होने के बाद, 3 महीने के 13 periods में, 14 वीक हाँ। में, उसके बाद 18 वीक 19 वीक का जो सोनोग्राफी होता है वो मेजर एनोमली स्कैन बोलते हैं उसे अच्छी तरह समझता है, नाक, हाथ, पैर, मुंह, सही, बराबर है। एकदम। लेकिन बच्चा एबनॉर्मल है तो फिर आप पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं? पेरेंट्स को वो हम सोनोग्राफी दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप ये बच्चा जिंदगी भर देखना चाहते हो, थोड़े मोमेंट के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। ये समझाना बहुत ये मुश्किल है। समझाना बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम उनको दिखाते हैं। Right. ये ऐसे हुआ, उनकी जिंदगी चली गई। लेकिन ये जो अभी आप बता रहे हैं कि 4.5-5 महीने में पता चल जाता है, तो ये अभी ऐसा है कि अभी सब पेशेंट को बताना पड़ता है या शुरू से आपका ये जिम्मेदारी रहता था? जब आपने गायनेकोलॉजिस्ट किया तभी से ये हाँ। चल रहा है कि आप बता देते Yes. थे? जब से सोनोग्राफी डायग्नोसिस होने लगा कि तब से आप बता देते पेशेंट सोनोग्राफी इज को? अ प्रूफ कि ये है, हाँ, आपको मिल रहा है आपके हाथ में, हाँ, तो आप क्या करना चाहते हो? Right. मेरा एडवाइस है 80% नहीं रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है और तंदुरुस्त होता है, लेकिन बाद में उसे कुछ 1-2 दिन में ही कुछ बीमारी आ जाती है या इन्फेक्शन होता है या कुछ भी। इन्फेक्शन इज डिफरेंट थिंग, वो Right. एकदम अलग बात होती है। Right. वो हॉस्पिटल एक्वायर या एटमॉस्फेयर एक्वायर्ड होता है। वो जन्म से कभी होता है जब भी जो पानी का बैग होता है सराउंडिंग द बेबी, वो कभी कभी लीक होता है राइट। और डिलीवरी करने में 2-3 दिन लगते हैं, तभी वो जो है संसर्ग Infection वो होने में अपर chances रहते हैं। चला जाता है, तभी बच्चे को न्यूमोनिया होने का चांस होता है। बट आज के ज़माने में हम वो होने नहीं देते हैं। बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स है जो हम पहले से ही शुरू कर देते हैं और वो तो ये अवॉइड करते एंटीबायोटिक्स हैं। बच्चों को, बच्चा अंदर होता है पेट में तो उससे फर्क नहीं पड़ता? सम एंटीबायोटिक्स, कुछ जो है एंटीबायोटिक्स वो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं, दे सकते हैं। और वो आप आराम से दे सकते हैं। जब पेशेंट के साथ आप इस तरह की एबनॉर्मलिटी बच्चे की या कोई बात करते हैं, आप इमोशनली कितने अटैच होते हैं? नहीं होते हैं अभी। पहले जब यंग थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, तभी मुझे याद है रोना भी आता था। बट नाउ इट इज बिकम अ रूटीन। नॉट रूटीन ऐसे, पर ये करना है, ये बताना है, ये पेशेंट के लिए अच्छा है। इस तरह से सीधी बात करते हैं हम, ये Okay. आपके लिए अच्छा है, आपको जिंदगी भर ये देखना क्योंकि है। आप जो पेशेंट को देखते हो वो 9 मंथ्स 10 मंथ्स आपके साथ हाँ कंटिन्यू Correct. कांटेक्ट में रहता है, या तो वो पेशेंट से भी इमोशनली आप अटैच हो जाते हो। और ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट मतलब दिन में 15 माएँ ही दिखती है। नहीं, अभी तो मैं बोलूँ शैला, वो आपको किस तरह से, आप घर नहीं लेके जाते ये सारी परेशानियां? बिल्कुल लेके जाती हूँ। रात रात भर सोचती रहती हूँ। और मेरी ये बुरी आदत और अच्छी आदत, कुछ भी आप कह लीजिए, एक पेशेंट अगर मैंने देख लिया आज या 4 देख लिए, घर जाने के बाद भी मैंने वो डायग्नोसिस करेक्ट नहीं किया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बराबर थी कि नहीं, फिर मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते, अभी वो सब परेशानी उधर छोड़ के घर में आया करो, और अभी Right. तुम वाइफ हो, माँ हो, अभी उस तरह से बिहेव करो। बट ऐसे नहीं कर सकती। नहीं, इंसान दिमाग तो हम चलता भी है। हैं। हाँ। दिमाग तो चलता ही रहता है, नींद में ही चलता रहता है।
कि मुझे Yeah. कल जाके क्या करना है. बट दैट्स वन ऑफ द गुड साइंस ऑफ ट्रू गायनेकोलॉजिस्ट. Right. वो कुछ छोड़ के नहीं आते. आपके हॉस्पिटल को कितना साल हो मेरे गया? प्रैक्टिस को 35 साल हो गए. 35 साल हो गया. वाओ, ग्रेट गोइंग. एंड आजकल एक अलग सी ये बात है कि आज का जनरेशन जो है वो बच्चा नहीं चाहता. दैट्स बैड. या क्योंकि क्या लेकिन बहुत जन का ऐसा सुना है हमें बच्चा नहीं चाहिए. ये मुझे लगता है बच्चे के खर्चे के लिए होता है या बच्चे के स्कूल के परेशानियों के लिए होता है. आगे जाके बच्चा अपना रहने ही वाला नहीं है, छोड़ के चला जाने वाला है. ये मेंटल उन लोग नहीं, को नहीं, होता नहीं. है. क्या कारण होता है नहीं. जो वो बच्चे नहीं चाहते? जब वो लड़का और लड़की मिलते हैं तो दोनों की सोच शायद एक होती है कि हमें बच्चा नहीं करना है, तुम्हें करना शुरू है. से ही. हाँ, हाँ. मुझे भी लेकिन नहीं कुछ करना है. कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी इनफर्टिलाइजेशन उसमें हाँ, भी प्रॉब्लम्स infertility. आते हैं. Yes. इनफर्टिलिटी, सॉरी. तो उसके लिए आपके हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं जो प्रेगनेंसी नहीं. के लिए ये मेरे कर सके. हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ. जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो, Right. वो मेरे हॉस्पिटल में नहीं है. ओके. वो दूसरे सेंटर में भेजना पड़ता है. Okay. जो स्पेशलाइज्ड ओनली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अच्छा. यानी टेस्ट ट्यूब सो वहाँ पे आपको सारा और पेशेंट को इसके लिए समझाना पड़ता है. उधर भेजना पड़ता है. Right. और वहाँ भी सक्सेस रेट अभी बहुत अच्छा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का. वहाँ फर्टिलाइजेशन बाहर करके फिर वो डेवलप एग्स यूट्रस के अंदर छोड़ते हैं और वहाँ पे फिर इंजेक्शन टैबलेट से बच्चा बनने लगता है. ये सरोगेसी मदर, हाँ, उसमें वैसे देखा जाए तो उसी दूसरी मदर होती है. दूसरी मदर हो जाती है. सो इट इज नॉट योर नो 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 नो. ये एम्ब्रियोज जो है वो दूसरी माँ के गर्भाशय में बढ़ते हैं. वो अच्छा, बच्चा लेकिन तुम्हारा बच्चा दोनों हस्बैंड वाइफ का ही होता है. होता है, लेकिन ब्लड सप्लाई वो तो माँ की वो तो जिस तीसरी औरत मदर, के, हाँ, यानी 3 जन Uterus. मिल के एक बच्चे को जन्म देते हैं. कहाँ से कहाँ Yes. साइंस चला गया पहुंच है. गया और ये आनंद देने आनंद लगा है. क्योंकि पुराने जमाने में बच्चा नहीं होना एक कर्स होता था. कर्स होता वो था. औरत को नहीं, और बच्चा माँ बनाता है, माँ का दर्जा जो मिलता है वो बच्चे से ही मिलता है. तो वो एक अलग ही, सो बेबी गिव्स बर्थ टू द मदर. हाँ, That's एक all. अलग ही एहसास है कि हम मदर हैं. हाँ. तो वो तो बात ही अलग होती है. दूसरा, आजकल सभी एज, कौन सी एज से मेनोपॉज शुरू होता है? इंडियन फीमेल्स में 45 एज से 51 एज तक ये गैप में मेनोपॉज चालू हो जाता है. अभी मैं बताऊं, एक्चुअली मेनोपॉज इज वेरी स्मूथ प्रोसेस. अच्छा. हाँ. आपके फर्टाइल लाइफ से आप धीरे धीरे हार्मोन्स, बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन, आपका ओवरियन फंक्शन जो डिक्रीज होता है, उससे आप मेनोपॉज में चले जाते हैं. बस कुछ औरतों को ऐसे डराया जाता है, मेनोपॉज यानी कुछ अलग चीज है, वो एक जिंदगी का अलग ही हिस्सा है. ऐसे कुछ भी नहीं है. स्मूथली जैसे जवानी से आप शादी करके घरों हो जाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वैसे उसके बाद आप मेनोपॉज में चले एज जाते वाइज हैं. चले जाते हैं. तो मैं आपको थोड़े मेनोपॉज के सिम्टम्स बता देती हूँ. हाँ, ये कौन सी एज से शुरू होता है? 45 to 51 एज अच्छा, okay. डिपेंड्स. कुछ औरतें मुझे मालूम है जिनको 35 एज में मेनोपॉज शुरू हो जाता है. हाँ, आ ही गए हैं. अच्छा. ऐसी औरतें मेरी पेशेंट्स हैं. हाँ. तो मैं उनको पूछती हूँ हार्मोन रिप्लेसमेंट चाहिए क्या. मैं खुद नहीं उनको बोलती कि ले लो, पर अगर वो चाहते हैं, उनके हस्बैंड चाहते हैं, तो फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से उनको मेंसेस चालू रहते हैं. चालू रहते हैं. हाँ. अच्छा. तो सो देन दे कैन गिव बर्थ टू द No. बेबी कि नहीं? No. वो नहीं हो सकता. दैट इज ओनली फॉर मेंस्ट्रुएशन. अच्छा. जस्ट अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, नहीं अभी भी मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. अच्छा, इसलिए ये हार्मोन पीरियड्स चालू रखते हैं. हाँ. ओके. तो जब मेनोपॉज नजदीक आने लगता है तो कुछ चीजें ऐसे बदल जाती है, जैसे कि उस औरत को हॉट फ्लैशेस, ऐसे अचानक गर्मी महसूस होती है, राइट. जो फेस पे आती है, नेक पे आती है, और उसके 2 मिनट बाद एकदम पसीने से भीग भीग जाती है. फिर
रात को अचानक उठती है, वो पसीने से भीग जाती है, फिर उसकी मूड चेंजेस होती है, जैसे कि डिप्रेशन छोटी छोटी चीजों में आता है। हस्बैंड अगर बोले ये मत करो तो वो डिप्रेस हो जाती है। बट इट इज, मैं हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड, उनको पतियों को समझना चाहिए कि मेरी औरत किस चीज से गुजर रही है। राइट। ये हस्बैंड को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो आपके साथ बैठे कोई कपल तो या। आपने ये नॉलेज दे सकती है कि वाई और वाइफ इज Why she गेटिंग is सो मच behaving. डिप्रेस्ड और वाई हर मूड इज चेंजिंग एवरी नाउ उसको एंड देन। मेमोरी लॉस होता है। अच्छा। फिर हाँ, कभी कभी वजाइनल सिम्टम्स, ड्राइनेस होते हैं, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिल्कुल अभी वो चाहत नहीं रखती है, तो हस्बैंड की चिड़चिड़ाहट होती है। Right. पर उसको समझना चाहिए कि वो Ultimately, it is physical, so you Yeah. cannot help much in that Yes. aspect. God, what is given you the body, it is inside cycle is different for But वो each and समझाना- everybody. Yeah. समझाना बहुत जरूरी जरूरी होता है, वो yeah, yeah. मेनोपॉज के कारण सब हो रहा है इस। क्या आपने देखा है कि समाज में आज भी बेटे को ज्यादा अहमियत देते हैं और हाँ, बेटी को कम? बिल्कुल, मैं अभी भी देख रही हूँ। अच्छा। मीन्स परसेंटेज गिर गए, हाँ। परसेंटेज बहुत कम है। अभी कुछ फैमिलीज ऐसी है कि वो पहली बेटी चाहती है, बोलते पहली लक्ष्मी आनी चाहिए लक्ष्मी हमारे घर आनी में, चाहिए। बाद में जो कुछ है, Right. पर लक्ष्मी तो आनी ही चाहिए। फिर उनका नाम भी लक्ष्मी से, जैसे श्रीनिका, ओके, लक्ष्मी के अलग हाँ, अलग अलग रूप होते हैं, उनका नाम रखा जाता है। फिर वो कोई पूजाएं होती है लक्ष्मी जी की, वो सब करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन आज भी ये फर्क तो है ही है। थोड़ा लोगों बहुत है। को जो माइंडसेट है उसको बहुत नहीं बदला जा सकता। और मैं एक बात बताऊं शैल आपको, पहले मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम करती थी, लाइव प्रोग्राम्स करती थी, Right. कभी क्वेश्चन आंसर्स होते थे, हम्म, तो मुझे कोई क्वेश्चंस, और ओवर महाराष्ट्र से मैं दूरदर्शन की बातें करती थी, तो मेनोपॉज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। तभी। और वो तब ऐसे आते कि हस्बैंड बाजू में बैठे हो अच्छा। और वो वो सुन रहे हो कि वो तभी। आंसर सुन रहे हैं। राइट। आजकल न्यू बॉर्न बेबीज के लिए पैकेट मिलने लगे, पैकेट फूड। जैसे पहले हम खिचड़ी खिलाते थे, दाल चावल को न्यू स्मैश को तो करके, माँ का दूध 4 महीने एक्सक्लूसिव 4 महीने के बाद जो शुरू करते हैं हम लोग, 5वें महीने पे खिचड़ी सूप, ये वो, 6वें महीने के बाद। उसके लिए टीन्स आने लग गए, पाउडर आने लगे, ये सब I will सही not है? advise, I will. नहीं। 4 months एक्सक्लूसिव मदर्स फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद अगर वो कम पड़ रहा है तो यस, बाहर से जो आता है टीन में जो पाउडर आती है, पाउडर में अगर बच्चा रोता है, मीन्स उसको है अभी भी, हाँ। तो एडवाइस करते हैं। Right. उसके बाद सूप्स पहले चालू करते हैं, वेजिटेबल सूप, और फिर उसके बाद में मैं खाना धीरे धीरे, जैसे 7 महीने का होता है हाँ, फिर खिचड़ी, तो बच्चा एक बार बड़ा हो जाता है तो कौन सी माँ का फिर वो सुनता दौड़ने है, लगता है। कौन सी माँ का सुनता है, उसको जो खाना है वही तो वो खाता रहता है। अच्छा, और एक आजकल आप बहुत ज्यादा दिखाई देती है टीवी पे, फेसबुक पे, या ये सारा आपकी एक जो एक्टिंग का जो आपका नेचर है वो कहीं नहीं जा रहा है, आपकी टैलेंट है वो कहीं नहीं जा रही है। आजकल आप तनिष्क ज्वेलर्स के लिए मॉडलिंग करती हैं। यस, आई डू। मैं वो इंसिडेंट्स भी बता देती हूँ। एक बार हम लोग मैरिट होटल में थे और उधर ऐसे ही खाना खा रहे थे और तनिष्क का शो चल रहा था, तो उनकी मेन शायद मॉडल थी तभी दीपिका पादुकोण, वो आई ही नहीं वो अच्छा। कैट वॉक के लिए, तो वो थोड़े से परेशानी में थे। तो उसमें से जो मेन थी पटेल, मिसेस पटेल, वो नीचे आई और मुझे बोलने लगी, मैडम आप थोड़ा कैट वॉक कर सकती, क्योंकि मैं अच्छी साड़ी, वो सब बैठ के उधर आप बैठ तो वैसे ही इतनी सुंदर दिख रही है, अभी भी कौन कह सकता है कि यू मस्ट बी सीनियर सिटीजन? कौन कह सकता है, कौन कह सकता है? तो मैंने उनको बोला व्हाई नॉट, तो मैं गई डायस पे JW के और किया वो सब पहन के, एमराल्ड था, फिर डायमंड्स थे, कभी जिंदगी में देखे नहीं ऐसी चीजें पहनी। बड़ा नेचुरल कैटवॉक करना और एडवर्टाइज के लिए तो कुछ ज्यादा ही सोना डायमंड पहन के अंदर गई तो वो आदमी एक आया और तनी से बोला कि यू बी अ शो स्टॉपर नाउ। आई सेड ओ माय गॉड। सो लास्ट में मैं वापस गई
or then I became a showstopper of that event. That's amazing. Yeah, and then I came back और डायस से उतरने लगे और जाने लगे क्राउड में, और मेरे पीछे 4-5 लोग दौड़ रहे हैं। तो मैंने बोला क्या हो गया? फोटोग्राफ नहीं, वो दागिने जो उनके थे और वो लेकर मैं बाहर जा रही थी। बोला मैडम वो उतारो, वो सिर्फ शो के लिए थे, आप उतारिए, वो हमारे हैं। अब खुशी के बारे में भूल ही गई कि ये आपको उतारना है। हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल उसके शैला। बाद आप रेगुलरली तनिष्क की हाँ, मॉडल बन गई yes. है, They invite बिकॉज आई me. सी यू ऑलवेज ऑन फेसबुक, टीवी, एवरीवेयर। हाँ, सो गुड। yes. सुजाता, बहुत मजा आया आज हाँ। आपके साथ बात करके और काफ़ी कुछ जानने को मिला। अभी किसी को भी चाहिए कि वो और कुछ सवाल जानने चाहते हैं तो हमारे कमेंट में लिखेंगे। सो मैं Sure. आपका फ़ोन नंबर तभी उनको दूंगी, सो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यू। Absolutely. तो दोस्तों, आज हम मिले वर्सेटाइल पर्सनालिटी जो प्रोफेशनली इतनी मसरूफ होने के बावजूद अपने बचपन का शौक भी पूरा कर रही है। आपने सुना कि एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट से जुड़ता है तो उनकी मानसिकता और इमोशंस को संभालने में डॉक्टर खुद भी अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। हमेशा ये डॉक्टर को शारीरिक तकलीफ के साथ अपने पेशेंट की मानसिकता और इमोशंस को भी संभालना पड़ता है। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है। वो खुद भी सबकी तकलीफ़ों के लिए परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ जाना होगा और एज डॉक्टर सुजाता सेड, एनी प्रॉब्लम्स यू कैन पुट अ प्रॉब्लम ऑफ योर्स in our comment and we'll give you direct number of her. You can talk to her if you have any problem. She is based in Andheri West. And दोस्तों, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमारी बातें सुनी और अगले महीने फिर मिलेंगे 22 तारीख को शाम को 5 बजे शैला के साथ चाय पे बात। थैंक यू सो मच।